देखिए बच्चों, बताओ ये क्या है? क्या है ये? व्रत में जो बीच में ये है बिंदु, क्या कहते हैं इसको? और ये चाहो तो क्या कहलाती है? परिधि। अगर मैं इस परिधि को यहाँ बनाऊं तो ये बनेगी। ऐसे तो बनेगी। ये व्रत की परिधि है। इस व्रत की परिधि पे कोई भी बिंदु ले लूं, उसको केंद्र से मिला दूं तो क्या कहलाता है? क्या कहलाती है? अब ये जितना व्रत है उतनी बड़ा कागज है। इस कागज के जो जगह घेरने की माप है, कितनी जगह ये घेरेगा, उसी को कहते हैं क्षेत्रफल। इसके क्षेत्र का कितना फल है। बात समझ आ रही है? कि कोई व्रत अगर हम काट के, जैसे मैंने यहाँ से निकाला इसको और ये मैं कहीं रखूँगा यहाँ, तो जैसे लंबाई नापते हैं, चौड़ाई नापते हैं, ऐसे ही ये कितना क्षेत्र घेर रहा है उसकी माप कहलाती है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल समझ में आ गया क्या होता है? नंबर 1 बात। अब व्रत के अंदर सबसे मुख्य चीज होती है व्रत का केंद्र। क्या होती है? ये है, ये है। और व्रत के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को हम मिला दें, वो क्या कहलाती है? बात समझ आ गई? उस त्रिज्या का नाम हम ले लेते हैं आर। बार बार त्रिज्या 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 कहेंगे, जीप हो जाएगी, है ना? क्योंकि बातें करने में नहीं करती, पढ़ाई की बातें करने में करती है ना? तो इसलिए पढ़ाई को थोड़ा आसान कर दिया उन्होंने, त्रिज्या का नाम क्या रख दिया? वो दिक्कत, यानी व्रत तब तक नहीं बन सकता जब तक उसका केंद्र ना हो और जब तक उसकी त्रिज्या है। और ये है व्रत का केंद्र, तो जो है उसका नाम है। ठीक है, तो बिंदु का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से रखा जाता है, तो हमने इसका नाम रख दिया। अब ये कितना क्षेत्र यहाँ घेर रहा है उसे कहते हैं व्रत का क्षेत्रफल। तो अगर हम आपसे कहें कि व्रत का क्षेत्रफल निकालिए, तो व्रत का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र है। वो कहाँ से आया, किधर से आया, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। किसी ने करी होगी मेहनत। ठीक है, हम घर पर खाना खाते हैं, थोड़ी पूछते हैं रोटी कहाँ से आई, कौन से खेत से गेहूँ आया, किसने उगाया था, कौन सा नंबर है गेहूँ का, उठाया खा लिया, हमारे काम भूख लग रही खाना खाओ, इस बात से क्या मतलब? ठीक है, तो व्रत के क्षेत्रफल का सूत्र है, जो जहाँ से आया उसको आपको गूगल पे ढूंढ लेना। ठीक है, मैं बताऊँगा, समय लगेगा। वो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर का मतलब है पाई आर की घात 2, और घात 2 का मतलब होता है किसी संख्या की घात 2 है तो उसे हम 2 बार गुणा करते हैं। गुणा का निशान गणित में ऐसे भी लगता है और डॉट लगा पेन बच जाता है ना? पूरे साल में इतने क्रॉस लगाओगे, इतने डॉट लगाओगे, 1 रुपये के पैसे लगते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? और इसका जो मात्रक होता है वो वर्ग मात्रक होता है। क्या होता है? वर्ग। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में दिए तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में दिए वर्ग मीटर, किलोमीटर में दिए तो वर्ग किलोमीटर। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे जो समझ में नहीं आया होगा वो है पाई। बात समझ में आ रही है? पाई क्या है? पाई का जो मान है वो लगभग मैं किताब में अगर नहीं दिया है 22, और कभी कभी वो आपको सवाल में दे देता है कि 22/7 की जगह 3.16। नियम तो ये कहता है कि 22/7 लगाओ, दिया है तो वही लगाओ, और नहीं दिया है तो बिल्कुल मत लगाओ, पाई में आंसर छोड़ दो। ये 3 नियम याद रखो। कोई समस्या इसमें? यहाँ तक समझ में आ गया व्रत का? अब ये जैसे व्रत है, मैंने मोड़ दिया, क्या बन गया? ये और मोड़ दिया तो क्या बन गया? चतुर्थांश। भाई पूरा व्रत था, ठीक है, और जब मैंने आधा मोड़ा था अर्ध हो गया, और जब इतना मोड़ा तो चतुर्थ हो गया, है ना? पूरे व्रत का चतुर्थ अंश, तो क्या कहते हैं इसको? चतुर्थांश। अगर मैं इसे चित्र में दिखाऊंगा चतुर्थांश को, तो ये व्रत है और ये मैंने व्रत का व्यास, मैं देख रहा हूँ कि ये जो रेखा है जहाँ से मैंने मोड़ा, ये व्रत के केंद्र से होकर जा रही है। अगर मैं कहीं और से मोड़ूंगा जो केंद्र से होकर नहीं जा रही, यहाँ रह गया, चलो और ऐसे मोड़ के देखो, ये तभी आधा होगा जब आप इसे वहां से मोड़ोगे जब केंद्र से होकर जो रेखा जा रही है। जैसे केंद्र से होकर जाने वाली रेखा के अनुसार आपने मोड़ा, ये तुरंत क्या बन गया? इसका मतलब अर्धव्रत तभी बनता है जब हम व्रत के केंद्र से होके जाने वाली एक रेखाखंड लेते हैं जो व्रत पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाते हैं। इससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये व्रत है, ठीक, इस व्रत में मैंने कोई भी 2 बिंदु लिए और उन 2 बिंदुओं को जोड़ दिया, और ये 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला जो रेखाखंड आया इसे क्या कहते हैं? रेखाखंड।
दो बिंदु, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, इन दोनों को जोड़ो, क्या कहलाता है ये? रेखाखंड। ये रेखाखंड दो बिंदुओं को जोड़ने से प्राप्त हुआ है और वो बिंदु कहाँ स्थित है? वृत्त के ऊपर स्थित है और वृत्त की जो बाउंड्री है ये कहलाती है वृत्त की परिधि। ठीक है, ये जैसे हमारे सिर की परिधि है, ठीक, ये है हमारे सिर की परिधि, ऐसे ये है इसकी परिधि। ठीक है, अब इसकी परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु लेंगे और उन्हें मिलाएंगे, चाहे वो बिंदु यहाँ पर हो, चाहे पास पास में यहाँ पर भी हो सकते, दो बिंदु यहाँ मिला दो। यहाँ पर मैंने एक बिंदु लिया, एक बिंदु यहाँ लिया, इसको मिलाया, मान लो ये भी हो सकता है मैं यहाँ और यहाँ बिंदु लेके इन्हें मिला दूँ, तो बिंदु का तो नाम होता है, इस बिंदु का नाम क्या रखते हैं? इस बिंदु का नाम क्या रखते हैं? और जब दोनों को मिला दे तो क्या आ गया? ये क्या है? रेखाखंड। और ये रेखाखंड कब आया? जब हमने वृत्त पे स्थित दो बिंदुओं को मिलाया, और वृत्त पे स्थित दो बिंदुओं को मिलाते हैं तब हम उसे कहते हैं जीवा। जीवा, या अंग्रेजी में उसे कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। और अगर हम वृत्त में ऐसी जीवा खींचे जो केंद्र से होकर जाए, मान लो यहाँ से हमने लिया और एक ऐसी जीवा खींच तो कहाँ से होकर जा रही है? केंद्र से, तो वो जीवा कहलाती है वृत्त का व्यास। क्या कहलाती है? अब केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। त्रिज्या और त्रिज्या को जोड़ो, कितना होगा? आर और आर को जोड़ो, कितना होगा? 2r। और हम कह रहे हैं कि जब आपने दो बिंदुओं को मिलाया जो केंद्र से होकर जा रहा है उसे क्या कहते हैं? वृत्त का कितना हो गया? 2 गुणा त्रिज्या का नाम तो r रख दिया है, वृत्त का व्यास। और जब वृत्त का व्यास और त्रिज्या में संबंध पता है तो त्रिज्या किसके बराबर होगी? 2 गुणा कर रहा है, ये त्रिज्या क्या करेगा? भाग। त्रिज्या बराबर हो जाएगी व्यास बटे, यानी व्यास अगर दिया है तो उसे आधा कर दो, त्रिज्या निकल आती है, और त्रिज्या अगर दी है उसका दुगुना कर दो तो व्यास निकल। यहाँ तक की बात समझ आ गई? कैसे व्यास निकलता है, कैसे त्रिज्या निकलती है? व्यास दिया तो त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या दिए तो व्यास भी आसानी से निकाल सकते हैं। और वृत्त का जो व्यास है वो वृत्त को कितने भागों में बांटता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। और तृतीय भाग को क्या कहते हैं? अभी पढ़ा दो बाद में। इस तृतीय भाग को क्या कहते हैं हम? अर्धवृत्त। क्या कहते हैं? समझ में आ गई बात? कहीं भी कोई भी व्यास पकड़ लो, आप घर पर करके देख लो ना, घर पे क्या करना, सामने होता रहा तुम्हारे ये, कहीं भी कोई भी ऐसा हमने जीवा लूँ जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, वो वृत्त का व्यास कहलाती है। और व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। कैसी जीवा होती है? वृत्त में बहुत सारी जीवाएं होंगी ना, कोई छोटी कोई बड़ी, सबसे बड़ी जीवा वो होगी जो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही होगी, या वृत्त का केंद्र उस जीवा पर स्थित होगा, उसी जीवा का नाम होगा व्यास। ये भी सवाल आता है कि सबसे बड़ी जीवा किसी वृत्त की होगी यदि उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। कितनी होगी बताओ? वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो उसकी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई कितनी होगी? 8, क्योंकि सबसे बड़ी जीवा क्या बन जाएगी? व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलिए। तो और वृत्त का क्षेत्रफल यानी कितनी जगह घेर रहा है, ये कैसे निकालते हैं? एक होती है अगर मैं इसकी लंबाई निकालना चाहूँ, कितनी लंबाई है, या गोलाई की लंबाई, यानी यहाँ पर मैं देखूँ कि भाई यहाँ पे एक कोई चल रहा है वृत्ताकार पथ पे और वो चलते चलते यहाँ लौट के वापस आए तो कितनी दूरी तय कर लेगा? बात समझ में आ रही है तुम्हारे? समझ में आ रही है बेटा? ये हाँ, आंखों का योगा बहुत कर रहे हैं, कम करो, ठीक, इधर ध्यान दो, दिमाग यहाँ लगाओ। तो ये आपके पास वृत्त की परिधि है और इस परिधि की जो कुल लंबाई है वो क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि कहलाती है। तो वृत्त की परिधि निकालने से पहले ये जो पाई है इसके बारे में हम विचार करेंगे। सवाल ये उठता, पाई है क्या? पाई जो है वो याद रखो वो होती है परिधि, किसकी परिधि? बटे व्यास। किसका व्यास? उसी वृत्त का व्यास जिसकी परिधि लेते। वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। अगर किसी वृत्त की परिधि को उसके व्यास से भाग कर दोगे तो वो किसका मान निकल जाएगा? पाई। अगर मैं यहाँ पे एक धागा डाल के, एक धागा पूरा रख के उसे सीधा करके नाप लूँ पैमाने पर और फिर मैं इसका व्यास नाप लूँ पैमाना रख के और मैं उसकी परिधि को उसके व्यास से भाग करूँ तो उत्तर आपका 3.14 के आसपास ही आएगा। घर पे जाके करके देखो, एक नहीं 50 वृत्त बनाना, या सब बच्चे 5-6 बच्चे मिलकर बैठो, सब किसी भी त्रिज्या के वृत्त बनाना, ठीक। और अगर कोई नियम सभी वृत्तों के लिए सही है फिर तो स्टैंडर्ड हो गया, आप घर पे जाकर करके देखिए।
कोई भी व्रत है उसकी परिधि को नापो। नापने का बहुत आसान तरीका, धागा लो और इसके चारों तरफ डाल दो, धागा सीधा करके पैमाने में रख के नाप लो। इसका व्यास नाप लो पैमाना रख के, 2 बिंदु लो, केंद्र से जाने वाली रेखा बनाओ और नाप डालो, और उसके बाद उसकी परिधि को किससे भाग कर दोगे? व्यास से। तो उत्तर 3.14 के आसपास ही आया हमेशा, बार बार। इसे पाइथागोरस ने भी किया था एक्सपेरिमेंट, आर्किमिडीज ने भी किया था, और बहुत सारे पुराने साइंटिस्ट रहे। गूगल पर सर्च करोगे, आपने प्रोजेक्ट भी बनाया पाई। ये अलग बात है कि इंटरनेट पर डाल के सब छाप दिया होगा। अब उस प्रोजेक्ट को दोबारा एक बार पढ़ लेना, तो पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। समझ आ रही बात कि व्रत की परिधि को अगर हम व्यास से भाग करते हैं तो क्या आता है? पाई। ठीक, तो पाई गुणा व्यास को इधर ले जाओ, बराबर के इधर कोई चीज़ बटे में है तो इधर क्या करेगी? गुणा। ये तो नियम है, जो चीज़ इधर भाग कर रही है इधर ले क्या करते हैं? गुणा। तो पाई गुणा व्यास किसके बराबर होगा? तो व्रत की परिधि बराबर पाई गुणा व्यास। एक तो ये परिधि का जो नाम है, ठीक है, उसे कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं? इसकी अंग्रेजी जो होती है परिधि की, सरकमफ्रेंस। ठीक, और व्यास को कहते हैं अंग्रेजी में डायमीटर, और त्रिज्या को कहते हैं अंग्रेजी में रेडियस। तो इनके पहले अक्षर उठा लिए। सरकमफ्रेंस का परिधि का नाम सी, पाई, और व्यास का नाम डी। तो सी बराबर पाई डी, एक सूत्र है सी पाई डी। किताबों में लिखा होता है, लेकिन हमारे सरलता पता नहीं क्या हुआ लिखा हुआ है। अरे समझ में आ रहा है? और जो व्रत का व्यास है, यहाँ त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है? त्रिज्या आर बराबर व्यास डी बटे 2। व्यास को डी कहते हैं। तिरछी गुणा करोगे तो डी यानी व्यास किसके बराबर आ जाएगा? 2 गुणा। तो सी किसके बराबर आ जाएगा? सी मतलब परिधि, व्रत की परिधि बराबर पाई, और डी का मान कितना है? 2। यहाँ से देख लो, सी बराबर पाई गुणा डी का मान कितना है? तो व्रत की परिधि कितनी निकल आई? बोलो। 2 के बाद पाई लिख दो और बाद में आर लिख दो, बोलने में अच्छा लगता है। 2 आर पाई बोलोगे अजीब सा लग रहा है, आर पाई 2 बोलोगे वो भी अजीब लग रहा है, पाई आर 2 बोलोगे वो भी अजीब लग रहा है, 2 पाई आर बोलो अच्छा लग रहा है ना? इसलिए हम व्रत की परिधि का जो सूत्र है उसको 2 पाई आर कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर त्रिज्या में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। वर्ग नहीं आएगा उसमें। वर्ग केवल किसमें आता है? जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं। बात समझ आ गई? तो 2 सूत्र हो गए हमारे पास, व्रत का क्षेत्रफल और दूसरा सूत्र है व्रत की परिधि। ये सारे सूत्र आप कक्षा 9 में पढ़ के आए, ठीक है? अब आप कहोगे हम तो आज का अभी भूल जाएंगे, यहाँ से जाते हुए कल की बात कैसे याद रखें, ठीक है? तो इसके लिए आप ये सारे सूत्र दोबारा से रिकॉल में नोट कर सकते हैं। तो ये बात थी, जो पहली प्रश्नावली है हमारी 10.1, वो इसके आधार पर होगी जो हमने ये सारे सूत्र लिखे। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारे पास शब्द क्या है? व्रतों से संबंधित। तो यानी जब हम कह रहे हैं कि ये कक्षा 9 में पढ़ के आए हो व्रत का क्षेत्रफल, परिधि में पढ़ के आए हो, तो हाई स्कूल में क्या पढ़ेंगे? यानी कुछ ना कुछ नई चीज होगी। जैसे ये पूरा व्रत है, ये व्रत मैंने आधा करा, क्या बन गया? अब जरा अव्रत का क्षेत्रफल बताओ, कौन बताएगा? IQ लगाओ। अव्रत का क्षेत्रफल का सूत्र है क्या व्रत के? पाई आर। अर्धव्रत क्या हुआ? आधा हो गया। तो अर्धव्रत का क्षेत्रफल कितना हो गया? 1/2 गुणा पाई आर। इसको ऐसे में लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटे 2। ठीक है? अर्धव्रत की परिधि 2 पाई आर बटे 2, 2 पाई आर बटे 2। अब लेकिन अर्धव्रत है ये
ये भी है और अब ये भी तो आ गया। परिधि का मतलब है बाउंड्री की लंबाई, तो 2πr/2 यानी πr प्लस व्यास 2r। बात समझ में आ रही है? अर्धवृत्त तो ये पूरा है ना, अब इसकी बाउंड्री तो ये भी है और ये भी है। ये क्या है? परिधि। परिधि कितनी थी? 2πr, आधी करी तो कितनी हो गई? πr प्लस ये और आ गया, ये क्या है? व्यास प्लस 2r। यानी यहाँ पर जो आपने कक्षा 9 में कोर्स पढ़े, सूत्र पढ़े हैं, उनका हम प्रयोग करेंगे, उनको हम अपने हिसाब से उपयोग करेंगे कि कहाँ कहाँ हम उसका उपयोग कर सकें। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मैंने और कर दिया इसको, अब क्या बन गया ये? अब बताओ चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया, ये बच्चा बिल्कुल सही सोच रहा है। कितना हुआ? πr² का कितना? 1/4 यानी πr² 4, क्योंकि अब तो 4 भाग हो गए ना। पूरा कितना था ये? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना था? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल की जगह जो घेर रहा है कितनी घेर रहा है? πr। जब आधा करा तो कितना रह गया? πr²/2। और जब इतना करा तो कितना रह गया? πr²/4, क्योंकि चतुर्थांश बन गया। अच्छा, अब एक और चीज मैंने कहा, केंद्र बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। सबसे पहले यही तो बोला था, केंद्र बड़ा महत्वपूर्ण भाग। तो चलो भाई, केंद्र जरा महत्वपूर्ण भाग। अरे ये तो किसी के मुंह की तरह बन गया, चिपटा हो गया। वृत्त नहीं है ना, कोई बात, मान लो पूरा गोल है। बेटा कितने हो गए पत्ते बाहर? खड़े हो। हाँ, कितने पत्ते हो गए पेड़ के? कितने गिने हैं? अनंत हो गए। अच्छा, तो तुम ऐसा करो, बाहर जाकर पत्ते गिन लो। अनंत तो नहीं है, गिनती में होंगे कुछ ना कुछ। लगातार तुम्हारा ध्यान बाहर ही है। किसका पीरियड है? चलो देखो, ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त का केंद्र है तो हमने इसका नाम रख दिया क्या? O। ये है वृत्त की परिधि और वृत्त की परिधि पर आप 2 बिंदु ले लीजिए। कितने बिंदु? 2। कहाँ ले? वृत्त की परिधि पर। तो वृत्त की परिधि कहाँ है? ये है, कहीं भी ले लो। एक बिंदु यहाँ ले लो, एक बिंदु यहाँ ले लो। नाम रखे? क्या नाम रखे? A। अब आप A और B को अगर मिलाओगे तो यहाँ पे 2 चीजें निकल कर आएंगी, जीवा AB 4, क्योंकि A और B को जब मिलाओगे तो ये तो जीवा कहलाएगी और ये जो भाग है ये से लेकर ये क्या कहलाएगा? 4। अब बताओ, जीवा बड़ी है चाप? किसकी लंबाई बड़ी होगी, जीवा की या चाप की? चाप की लंबाई बड़ी होगी, क्योंकि इसको तो खींचा है ना जीवा को। इसका मतलब 2 बिंदुओं के बीच चाप की जो लंबाई है वो बड़ी होती है 2 बिंदुओं के बीच जीवा। ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, है ना? एक वृत्त का जीवा है, एक वृत्त का चाप है, 4 ऑप्शन दे देगा। बताओ, जीवा बराबर चाप, जीवा बड़ा है चाप से, जीवा छोटा है चाप से, कुछ नहीं कह सकते। बन गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हाँ बोलो। है होटल का नाम बताना, राजनीति। चलो, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अगर मैं इन वृत्त पर जो 2 बिंदु लिए हैं उसको केंद्र से मिला दूं, नंबर कितने हैं तुम्हारे भाई एग्जाम में? 59। कितने में से? 70 में से। तो अगली बार जो तुम्हारी हरकतें हैं ये 49 रह जाएंगे। लगातार तो बाहर ले लो, के नंबर कम हो रहे। बैठो। तो ये जो 2 त्रिज्याएं मैंने बनाई और एक चाप, 2 त्रिज्याएं और एक चाप, जैसे ये 2 त्रिज्याएं हैं और ये एक चाप। अब ये भी तो कोई ना कोई क्षेत्र है, इसको मैं यहाँ लगाऊंगा तो कोई ना कोई क्षेत्र तो है ये, और इसका कोई फल भी होगा। यानी इसकी माप की कितनी जगह ये घेरेगा, इसकी माप, है ना? तो क्षेत्रफल, समझ में आ रही है बात? तो वो कितनी होगी, और पहली बात तो इसका नाम होगा क्या, ये जो हमें दिखाई दे रहा है। ये केंद्र को हमने वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं से मिलाया है, एक का नाम ए रख दिया और एक का नाम बी। ये जो भाग आया ये, अब तो वृत्त गायब हो गया, अब तो खाली ये दिख रहा है। तो खाली अगर इसकी बात करें तो
पहले तो पूरा वृत्त था, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकल रहा था। अब मैं कह रहा हूँ किसी का बताओ, ठीक? तो आप कह दोगे भाई ये तो वृत्त का चौथाई भाग है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 4। लेकिन अगर ये वृत्त का चौथाई क्षेत्रफल नहीं, चौथाई क्षेत्रफल नहीं, मान लो मैंने ये बना दिया है, ये लो। अब बताओ, अब तो ये आधा वगैरह कुछ भी नहीं है। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? कैसे निकालें? तो फिर यहाँ पर आ जाएगा एक और चीज, ये जो चाप के द्वारा केंद्र बना, यहाँ चाप के द्वारा अगर हम अर्धवृत्त ले रहे हैं, अर्धवृत्त ले रहे हैं, तो चाप के द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री कोण बन रहा है? अगर ये चाप ए और ये बी है, ए और बी को मैंने केंद्र से मिलाया, कितने डिग्री कोण बना? समझ में आ रहा है? और अगर मान लो बिंदु यहाँ था, दूसरा बिंदु भी यहाँ है, तो कितना कोण बनेगा? अगर यहाँ से ऐसे चल रहा है, देखो ये यहाँ आया तो चतुर्थांश, यहाँ आया अधिवृत्त, ठीक है, और यहाँ दोबारा लौट आया तो क्या बन गया? पूरा पूरा वृत्त बन गया। यानी केंद्र पे अगर मैं यहाँ पर एक कोई चीज़ रख ले रहा हूँ, जो मैं पेंसिल लेके प्रकार से बनाता हूँ, तो ऐसे तो बनाता हूँ। तो इसका मतलब ये वाला जो कोण है, जो केंद्र से ये जो कोण बन रहा है धीरे धीरे देखो आगे बढ़ाने पर, ये कोण तो वृत्त बना रहा है। और ये कोण कहाँ से रहा है? पहले एक त्रिज्या बनाते हैं हम, वो बढ़ते हैं प्रकार में, और फिर उसे ऐसे खींचना शुरू करते हैं, और जब ऐसे ऐसे खींचते हैं वो कोण बढ़ता चला जाता है। ऐसे तो होता है, ये लिए त्रिज्या ली, ये ऐसे तो होता है। अब मान लो ये रुक गए हम, तो कोण ये वाला बना, आगे बढ़े तो कोण त्रिज्या बना ये वाला बना, और पूरा घूम गए तो कितना कोण बन गया? ये कहलाता है केंद्रीय कोण। क्या कहलाता है? केंद्रीय कोण। तो चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है? केंद्रीय कोण कहलाता है। तो ये जो केंद्रीय कोण कहलाता है, वो कौन सा कोण है? यही तो हुआ। इसका नाम रख दो, क्या कोण का नाम क्या रखते हैं हमेशा? थीटा। अब याद रखिए ये जो कोण है, अब ये जो चीज आई निकल के, ये वृत्त थोड़ी बनाया अभी। अगर मैं पूरा मिटा दूं, मान लो ये है, यहां से बना रहा हूं और मैंने इतना ही बनाया है, तो है तो ये पूरे वृत्त का भाग। अगर मैं इतनी त्रिज्या लेके यहाँ केंद्र पर रखूंगा तो पूरा वृत्त बन जाएगा। और मान लो मैं इसे मिटा दूं, अब इसका क्या नाम? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इसका नाम है त्रिज्य खंड। क्या नाम है इसका? त्रिज्य खंड। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेट। और क्या होता है त्रिज्य खंड? किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और चाप के मध्य घिरा क्षेत्र त्रिज्य खंड कहलाता है। लिखिए त्रिज्य खंड की परिभाषा। किसी वृत्त के चाप तथा चाप के सिरों से संगत त्रिज्याएं, त्रिज्या तो हजारों हो सकती हैं, लेकिन चाप के जो सिरे हैं उनको केंद्र से मिलाने पर जो त्रिज्या आएंगे वो विशेष होगी। तो किसी वृत्त के चाप और चाप के सिरों के संगत त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। समझ में आ गया? अब हाई स्कूल हमारा यही है कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है क्या। ठीक है, अब हम आपको इसका सूत्र निकलवा देते हैं। ये नोट कर लिया सब? नहीं करो फटाफट, या रुको थोड़ा मैं यहाँ लिखवा दूँ, उसके बाद करना। बस लास्ट है, त्रिज्य खंड का सूत्र हम प्राप्त करने जा रहे हैं। एक बार बताओ, जब यहाँ से हमने प्रकार की नोक यहाँ रखी पेंसिल की, और प्रकार की नोक यहाँ रखी पेंसिल की यहाँ रखी, ये कोण बनना शुरू हुआ, और ये कोण बनते बनते जब पूरा 360 बन गया तो क्या बना? एक वृत्त। जब केंद्रीय कोण 360 बना तो बना वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। कब है? जब केंद्रीय कोण कितने डिग्री है? 360। तो केंद्रीय कोण 360 डिग्री
होने पर वृत्त का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा? कितना होगा? पाई आर। दोनों तरफ 360 से भाग कर सकते हो ना? तो केंद्रीय कोण कितना हो गया जब भाग कर दोगे तो 360 से? केंद्रीय कोण कितना? 360 बटे 360 से भाग करो, कितना हो गया? बराबर 1 डिग्री। 1 डिग्री होने पर ये मत लगाओ, ब्रैकेट लिख लो बस, इससे पता रहेगा ये 1 डिग्री कैसे आएगा। दोनों तरफ किससे भाग कर दिया? 360। तो 360 से भाग कर कितना आ जाएगा? 1 डिग्री होने पर वृत्त का क्षेत्रफल। अब वो वृत्त तो रहा नहीं, क्या बन गया वो? ये वृत्त है, ये पूरा कोण है 360 और ये है कोण 1 डिग्री। तो ये क्या बन गया? अगर 1 डिग्री केंद्रीय कोण लेंगे क्या बन गया? त्रिज्या खंड। तो वृत्त ना क्या नाम रख देंगे हम इसका? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360। अब आप ये बताओ केंद्रीय कोण कितने हैं भाई? 1 डिग्री। केंद्रीय कोण हमें दिया होगा कि 30 है, 45 है, 60 है, 85 है, कितना है? ठीक है, तो हमने क्या नाम मान रखे, उसको हम क्या कह दिया करेंगे? थीटा। ठीक है, तो केंद्रीय कोण थीटा डिग्री होने का मतलब दोनों तरफ किससे गुणा कर लें? थीटा से। तो केंद्रीय कोण कितना होने पर? थीटा होने पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड की जगह वृत्त भी कह सकते हैं इसको। वृत्त के तो भाग है, वृत्त का भाग। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भाई? कैसा आया यहाँ पे? थीटा। जब मैंने दोनों थीटा से गुणा कर दिया तो आ गया पाई आर स्क्वायर बटे 360। अब आपको एक मोटी मोटी बात पता लग गई। एक वृत्त हुआ जिसकी त्रिज्या होगी और वो वृत्त पूरा नहीं बना है, वो केंद्र से थोड़ा सा बना हुआ है। थोड़ा सा बना है, उसमें क्या कहेंगे हम? त्रिज्या खंड। यानी वो वृत्त का एक भाग है जिसका केंद्रीय कोण कितना है? कितना है केंद्रीय कोण? कितना है उस वृत्त के भाग का? तो जब वृत्त का पूरा केंद्रीय कोण 360 होगा तो वृत्त कहेंगे, और थीटा होगा तो क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड। तो हमें इस बार हाई स्कूल में पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो निकालना है, साथ साथ अगर वृत्त का छोटा सा भाग भी हमारे पास दिया है उसका क्षेत्रफल भी हम निकालेंगे। ठीक, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र आ गया मोटा मोटा। इसको भी थोड़ा पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा बोलने में कितना खराब लग रहा है ना? तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से कर लो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ क्या चीज बोलने में अच्छी लगेगी जिससे आसानी से याद हो जाए? पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे। और इसको याद करने का एक और तरीका हो गया, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, वृत्त का क्षेत्रफल गुणा थीटा बटे। कितना आसान हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल हमें याद है पाई आर स्क्वायर, उसको थीटा बटे 360 से गुणा कर देंगे, क्या निकल आएगा? ये आपका सूत्र है जो आपको याद हो गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्र। ये आप दोनों सूत्र याद, या तो ऐसे याद कर लो या ऐसे। ठीक, अभी और थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाँ चलो लिख।